और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। यूक्रेन से लौटे छात्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। वाराणसी में पीएम मोदी ने वतन लौटे छात्रों से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए वाराणसी में है और इस बीच जो छात्र पहुंचे हैं यूक्रेन से भारत, उनसे पीएम मोदी ने ये खास मुलाकात की है। यूक्रेन से जहां कई छात्र लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत देश वापस लाए जा रहे हैं और बनारस में पीएम मोदी ने इन छात्रों से मुलाकात की और छात्रों का हाल जाना है, समझा है उनसे कि किस तरह के हालातों से वे आए हैं। बनारस में पीएम मोदी इस वक्त मौजूद हैं और जो वतन लौटे छात्र हैं, आप ये तस्वीर देखिए। पीएम मोदी ने उन सभी छात्रों से मुलाकात की और उस दौरान की ये तस्वीरें जहां छात्रों ने धन्यवाद अदा किया है सरकार का, विदेश मंत्रालय का, जिस तरह से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री की ओर से साफ कह दिया गया है, जब तक सभी छात्र वतन वापस नहीं आ जाते ये ऑपरेशन गंगा जारी रहेगा। खास तस्वीरें वाराणसी से आपको दिखा रहे हैं जहां छात्रों से मुलाकात पीएम मोदी ने की है। ये वही छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए थे मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए। जो छात्र पहुंचे हुए थे यूक्रेन में, उन्हें भारत वापस लाया जा रहा है। जिस तरह से रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है, ऐसे में भारतीय छात्रों की सुरक्षा प्राथमिकता है हिंदुस्तान की। और प्रधानमंत्री मोदी ने खास मुलाकात भी उन तमाम छात्रों से की है जिन्हें लाया गया है वतन वापस। वाराणसी की ये तस्वीर जहां पीएम मोदी ने प्रचार तो किया ही है, लेकिन इस बीच उन छात्रों से भी मुलाकात की, उनका भी हाल जाना है जो यूक्रेन में विषम परिस्थितियों में रह रहे थे, लेकिन विदेश मंत्रालय के इस बड़े ऑपरेशन के तहत उन्हें वापस भारत लाया गया है। और इसी बीच भारत पहुंचे इन छात्रों से पीएम मोदी की एक खास मुलाकात है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पीएम ने साफ तौर पर उनसे जाना कि वे किन हालातों में थे और जब वे यहाँ आ गए हैं कैसा महसूस कर रहे हैं, वहां की परिस्थितियों के बारे में उनसे सवाल जवाब पीएम ने किए हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर। एबीपी गंगा पर पीएम मोदी ने मुलाकात की है उन छात्रों से जो यूक्रेन में फंसे हुए थे और अब उन्हें सकुशल भारत लाया गया है। आपको बता दें कि पीएम की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, 4 केंद्रीय मंत्री भी इस ऑपरेशन में लगाए गए हैं जो बाकी के देशों में मौजूद हैं, जो यूक्रेन की सीमा से लगते हैं, और वहीं से इन छात्रों से लगातार संपर्क साधकर उन्हें वापस भारत लाया जा रहा है। तो ये तस्वीर पीएम मोदी की छात्रों से, उन लोगों से मुलाकात करते हुए जो यूक्रेन से भारत आ गए। और अब लौटते हैं चुनावों पर। इस वक्त की बड़ी खबर, छठे चरण के लिए 57 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। 10 जिलों की 57 सीटों पर जहां 6 बज चुके हैं और अब मतदान खत्म हो चुका है। यूपी में छठे चरण की 57 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग चल रही थी और अब घड़ी की सुई 6 बज चुके हैं घड़ी में और अब मतदान खत्म हो गया है। 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी आपके सामने रख रहे हैं जहां 53.31% मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक का, 6 बजे तक के आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे। फिलहाल सीएम योगी समेत 9 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और अब 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी। अब तक 5 चरणों में 347 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं और अब ये छठे चरण का चुनाव भी खत्म हो चुका है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलेंगे मेरी सहयोगी स्नेहलता के पास। बिल्कुल अनु, और अब ये वक्त है कि जरा आंकड़ों पर नजर डाली जाए। जनता जनार्दन ने ईवीएम का बटन दबा करके तमाम लोगों के, तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर दिया है। आइए अब जरा जमीन का रुख करते हैं। ग्राउंड पर कौन कौन मौजूद है, अपने सहयोगियों से आपका तारुफ करा दे। सुबह 6 बजे से आप उनसे वैसे मुलाकात कर ही रहे हैं, लेकिन अब कंक्लूजन के लिए उनका ही रुख करना होगा। मोहम्मद मोइन अंबेडकर नगर से जुड़े हैं, वहां की जानकारी देंगे। विवेक है हमारे साथ, देवरिया से जुड़े हुए हैं। रतीश बस्ती से जुड़े हुए हैं और बलराम महाराजगंज से जुड़े हुए हैं। तो हमारे सहयोगी लगातार जुड़ते जाएंगे और सबसे पहले हम आगे बढ़े, बागी बलिया का जिक्र कर लेते हैं। देखिए 7 सीटों पर शाम 5 बजे तक के लिए 52% का मतदान हो चुका है। और यहाँ क्या समीकरण है, मतदान प्रतिशत के आंकड़े क्या हैं, डेटा सेंटर चलेंगे अनु के पास। ओवर टू यू अनु। बिल्कुल स्नेहलता, जल्दी से बताएंगे सभी जिलों में क्या वोटिंग परसेंटेज कहता है। सबसे पहले बागी बलिया की बात। बलिया की 7 सीटों पर शाम 5 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज 52% मतदान हुआ है। बलिया में ये शाम 5 बजे तक के आंकड़े हैं। 6 बजे तक का जो रिकॉर्ड आंकड़ा है वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे सबसे पहले महत्वपूर्ण 2017
के आंकड़े क्या कह रहे थे ये भी आप जान लीजिए। ये टेबल देखिए मेरे साथ में। पिछली बार जहां बेलतरा रोड में 57% मतदान हुआ था, इस बार 52% हुआ है। वहां रसड़ा की बात कर ले तो 58 और अब हुआ है 53। तो ये सीटें आप देख रहे हैं, लेकिन इस बीच ये भी जानना जरूरी है इस जिले में टक्कर किनके बीच में थी। बलिया की सदर सीट पर इस बार सपा और भाजपा के बीच कांटे का मुकाबला था, क्योंकि भाजपा के दिग्गज नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर पर भरोसा जताया गया, तो दूसरी तरफ पूर्व मंत्री सपा में वापस लौटे नारद राय की साख भी दांव पर थी। हालांकि 2017 में इस सीट से जीतकर आनंद स्वरूप शुक्ला मंत्री बने थे और दयाशंकर की भी ये बड़ी चुनौती रही थी। तो ये कांटे की टक्कर रही है इन सीटों पर। और आगे बढ़ेंगे, बलिया की बासडी सीट पर सबसे बड़ी टक्कर यहां 8 बार के विधायक और नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी की साख दांव पर लगी थी। पिछली बार टेंशन देने वाली केतकी सिंह इस बार भाजपा गठबंधन की टिकट से दम भरती हुई दिखी है। ये देखिए, 2 और प्रत्याशी। 2017 में निर्दलीय लड़ी केतकी सिंह ने राम गोविंद चौधरी को महज लगभग 1600 वोटों से वे जीते थे, और अब ये देखना होगा कि इस बार साख बचती है या फिर नहीं। और चलिए आपको अब सीधा लिए चलेंगे कि कौन सी और सीटें हैं जिस पर कांटे की टक्कर है। छठे चरण में जहां बिग फाइट बलिया के बैरिया में हुई, यहां पर भी आपको बताएंगे कि किस तरह के समीकरण भविष्य में बनेंगे। हमारे संवाददाता ये बताएंगे और उसके लिए सीधा रुख करेंगे स्नेहलता का। बिल्कुल अनु, बागी बलिया की हर एक सीट दिलचस्प है, राजनीति दिलचस्प है। यहाँ की हवा ही बागी बलिया कहलाती है। सनुज ने सुबह से नोटिस किया है यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत के आधार पर। सनुज, क्या लग रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, बातचीत क्या हो रही है, जरा सुनवाइए। हाँ देखिए, बागी बलिया की जो कहानी है, यहाँ कई बाहुबली मैदान में थे। बाहुबली मतलब हर शख्स, हर प्रत्याशी खुद को बाहुबली बताने की होड़ में लगा हुआ था कि इस बार उसकी किस्मत का सितारा जो है वो बुलंद होगा। वोटिंग खत्म हो चुकी है, ईवीएम में उनकी किस्मत का सितारा कैद हो चुका है और मतदाताओं ने किसके मन को लेकर वोट की है, किसको मतदाता ये चाहते हैं कि उसकी बुलंदियों का सितारा आसमान पर पहुंचे, ये हम मतदाताओं से जान लेते हैं। खुलकर बात करते हैं यहाँ के मतदाताओं के लिए। कहा जाता है, बाबूजी आपसे जानना चाहूंगा, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं। बासडी विधानसभा सीट सबसे हॉट है, राम गोविंद चौधरी वहां से चुनाव मैदान में, केतकी सिंह भी मैदान में है, उपेंद्र तिवारी मंत्री हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी, आनंद स्वरूप शुक्ला उनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी, नारद राय उनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी। किसको चुनने जा रही है? ऐसा ये लोकतंत्र की पद्धति है। इसमें जो कुछ भी इस बार चुनाव हुआ है तब जो है वो विकास के मुद्दे पर हुआ है। जो विकास की गति है उसके अनुसार लोग जो विकास का फायदा उठाए हैं उसके आधार पर लोगों ने वोटिंग किया है, हमारा जहाँ तक अपना अनुमान है। और ये सबका यही होना चाहिए कि मैं देखा हूँ प्रक्रिया चुनाव की, जो वोट बिल्कुल साइलेंट था वो आज मुखर होकर आया है केवल विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर नहीं आया है। अच्छा, जाति के नहीं, विकास के मुद्दे पर। आप सर बता दीजिए, उन्होंने तो खुल के कह दी विकास के मुद्दे पर, जाति के मुद्दे पर बात ही नहीं की है। खोल के मैं भी कहूँगा कि विकास के मुद्दे पर ही आज के जनता बलिया को वोट किया है। कि जो पिछले सरकार में विकास नहीं हुआ, गड्ढा गुड्ढे में बलिया डूब गया, पानी में डूब गया, इसीलिए आज नारद राय विकास पुरुष है। विकास पुरुष के नाम पर, नारद राय के नाम पर चुनाव चिन्ह साइकिल पर जनता बलिया झूम के वोट किया। झूम के वोट किया, आप बता दीजिए, इनकी भी खुलकर बात कीजिए आप। बलिया का वोटिंग विकास। आप बताइए। बलिया में विकास पुरुष नारद राय हैं, वो विकास किए हैं। 12 से 17 तक में वो मंत्री थे, जो भी बलिया में कार्य हुआ है वो नारद राय के द्वारा हुआ है। पिछले 5 साल आनंद स्वरूप शुक्ला मंत्री थे। एक भी पिच पर, रोड पर किसी से पूछ लीजिए, कोई भी पिचिंग का कार्य हुआ, एक ईंट भी रखा गया हो विकास के लिए, वो नहीं रखा गया है। नहीं रखा गया, कुछ और लोग उनसे बात कर लेते हैं। आप बता दीजिए भाई साहब, युवा हैं, क्या सोचकर वोट किया? सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और जो रही बात जातिवाद से उठकर लोगों ने वोट दिया है, जातिवाद का तो कोई इस मामले में कोई अहम रोल रहा ही नहीं है। विकास के नाम पे वोट दिया गया है और जातिवाद को खत्म करने के नाम पे वोट दिया गया है। अच्छा, जातिवाद के खत्म। क्या लग रहा है, सबकी नजरें टिकी है बलिया पर, सबकी नजरें टिकी है कि बाहुबली बलिया, बागी बलिया, विकास की छठा बलिया, क्रांतिकारियों की भूमि बलिया। तो यहाँ क्या क्रांति इस बार लिखी जा रही है? 7 सीटें हैं, 5 पर बीजेपी का कब्जा था। अब जरा पूछते चलेंगे तमाम सहयोगियों से कि जब वो जनता से बात करें तो उन्हें क्या लगता है, कितनी सीटें किसकी आ रही हैं, और अभी तो आंकड़े कहाँ जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये हम जरूर जान ले। चलिए, अंबेडकर नगर का क्या हाल रहा, मतदान प्रतिशत क्या कहते हैं, उनकी तुलनात्मक स्थिति क्या है, अनु से जानेंगे। ओवर टू यू अनु। बिल्कुल स्नेहा, जल्दी से रुक करेंगे। अंबेडकर नगर की 5 सीटें हैं, शाम 5 बजे तक का यहाँ का आंकड़ा क्या है, मत प्रतिशत
क्या है आप देख लीजिए। ये 58.68% यहाँ वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक के अपडेटेड आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले होंगे 2017 और 22 में वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है, ये कंपैरिजन आप देख लीजिए। 2017 में आप देखिए कटेरी, टांडा, आलमपुर, जलालपुर और अकबरपुर में आप देखिए 63, 57 और ये अलग अलग वोटिंग परसेंटेज, और 22 का भी आप देख लीजिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ जानना कि कांटे की टक्कर आकर कौन से प्रत्याशियों के बीच में थी। और देखिए ये आप कांटे की टक्कर इन नेताओं के बीच में देखेंगे। अंबेडकर नगर जिले की सबसे दिलचस्प जंग अकबरपुर सीट पर है, क्योंकि यहाँ दो दिग्गज आमने सामने थे। एक तरफ पूर्व मंत्री हैं रामअचल राजभर, जो सपा के टिकट पर मैदान में हैं, जिन्हें भाजपा के धर्मराज निषाद ने टक्कर देकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। अब देखना होगा कि किसके सिर ये सहरा बंधेगा। इसके अलावा आप कटेरी सीट पर आ जाइए, यहाँ भी मुकाबले पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि दलित बाहुल्य इस सीट पर मौजूदा विधायक और बसपा से सपा में शामिल हुए लालजी वर्मा का दबदबा है। लेकिन इस बार भाजपा के अवधेश द्विवेदी ने पूरी ताकत लगा दी। जनता ने किसके नाम पर मोहर लगाई है ये सिर्फ और सिर्फ 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन आगे की जानकारी जनता क्या कहती है ये हम जानेंगे। मेरी सहयोगी बहुत दिलचस्प आपने बताया, एक समय पे बसपा का गढ़ रहा था और अब हम जानेंगे जमीन पर लोग क्या कहते हैं। मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी हैं। देखिए मोइन, 2017 में भाजपा की जिस तरह की मोदी लहर के बावजूद भी 3 सीटों पर कब्जा तो बीएसपी का था, लेकिन क्या लगता है इस बार बीएसपी को अपनों से ही चुनौती मिली है या बीजेपी से मिली है? लोग क्या कह रहे हैं? अगर अम्बेडकर नगर की बात करें तो आज यहाँ के लोगों ने जमकर वोट बरसाए हैं। शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा हमारे पास आया है 58% से ज्यादा मतदान हो चुका था। 2017 की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन बसपा से कई नेताओं को जो है वो समाजवादी पार्टी ने शामिल किया। उसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए हम लोगों से बात कर लेते हैं। बताइए किन मुद्दों पर आप लोगों ने वोट किया? राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बिल्कुल। आप बताइए कि क्या लगता है कि पिछली बार तो समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुले था, इस बार फायदा मिलेगा उसे दूसरे नेताओं को लाने का? बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब इससे ज़्यादा और नहीं बढ़ सकती, और जनता अब नहीं चाहती कि इससे भी ज़्यादा बढ़े। ये बताइए कि कौन सा फैक्टर है जो अम्बेडकर नगर में आज काम आया है, जिस मुद्दों पर ज्यादा लोगों ने वोट किया? हम यहाँ पे जो है जी जी हाँ पूछिए आप। बताइए कौन सा फैक्टर है, कौन से मुद्दे हैं जो यहाँ पर इफेक्टिव रहे हैं? विकास और रोड, सड़क, कानून व्यवस्था, सब यही सब मुद्दे हैं। ये बताइए कि क्या लगता है कि इस बार जो बसपा ने जो है पिछली बार 3 सीटें जीती थी, इस बार वो प्रदर्शन बरकरार रख पाए? बसपा साफ है यहाँ। हाँ, कोई मुद्दा नहीं है, कोई सब निराधार मुद्दे हैं। कोई किन मुद्दों पर लोगों ने वोट किया? विकास के मुद्दे सारे लोगों ने वोट किए हैं और इसीलिए 60% वोट पड़ा है यहाँ। जिन गरीबों के पास आज तक रहने के लिए मकान नहीं था, उसमें भाजपा ने मकान बना के दिया है। जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं होता था, लोग यहाँ सड़कों पे। लेकिन ये बताइए कि समाजवादी पार्टी ने तो कई बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है, तो उसका उसे फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, क्योंकि जनता को अपनी व्यक्तिगत जो लाभ मिला है उसमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं। जनता स्वयं वोट देने के लिए बीजेपी लिए तैयार था और मौका आया और दिया। बड़ा दिलचस्प है मोइन, आप ऐसी सीट पे ऐसे जिले में खड़े हैं जहां पर मामला त्रिकोणीय होगा कि 2 कोणी, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिन पर भरोसा जताया वो बसपा के साथ थे, लेकिन अब वो साइकिल पे सवार हैं। जनता कौन से फैक्टर के साथ वोट करेगी? खैर वोटिंग प्रतिशत बड़े अच्छे नजर आए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देवरिया की। देवरिया में मतदान प्रतिशत क्या है और 2017 में क्या था, तुलना की जाए। ओवर टू यू अनिल। बिल्कुल स्नेहा, महत्वपूर्ण जिला है देवरिया। 7 सीटें यहाँ आती हैं। शाम 5 बजे तक के आंकड़े आपके सामने हैं। 51.51% मतदान हो चुका है। 6 बजे के आंकड़े भी रखेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए 2017 और 22 की स्थिति कैसे आप देख पाएंगे। ये कंपैरिजन देखिए, ये 17 के आंकड़े देखिए, रुद्रपुर, देवरिया, पथरदेवा और ये तमाम सीटें हैं। 56, 57, 60, 59, 57 और ये 22 के 5 बजे तक के आंकड़े हैं। लेकिन सबसे अहम है कि इस जिले में आखिरकार कांटे की टक्कर किसके सामने थी, ये तो सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। तो आपके सामने वो कांटे की टक्कर हम रखेंगे और आपको ये बताएंगे कि किस तरह से ये आंकलन कहता है। देवरिया के पथरदेवा में 2 दिग्गजों के बीच सबसे बड़ी अदावत रही है। भाजपा के सूर्य प्रताप शाही और सपा के ब्रह्मशंकर त्रिपाठी। ये देखिए 8वीं बार आमने सामने है। 1985 से अब तक दोनों के बीच महामुकाबला रहता आया है। हालांकि अब तक हर 4 बार तकरीबन ब्रह्मशंकर त्रिपाठी ही जीत चुके हैं और 3 बार सूर्य प्रताप शाही ने बाजी मारी है, जो अभी सूबे में कृषि मंत्री भी हैं।
लेकिन देवरिया जिले में सदर सीट पर महामुकाबला है। पत्रकार से भाजपा के दिग्गज नेता बने शलभ मणि त्रिपाठी पहली बार जीत के लिए जोर शोर से लगे हुए हैं, जिन्हें सपा के अजय प्रताप सिंह ने कड़ी टक्कर दे रखी है। अब इन दोनों दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और 10 मार्च को ही खुलासा होगा कि किसने बाजी मारी है। लेकिन ग्राउंड पर क्या स्थिति है, ये जरूर जानने की कोशिश करिए स्नेहा। बिल्कुल अनु, देखिए एक भाटपार रानी को छोड़ दीजिए तो 2017 में यानी अभी मौजूदा 6 बीजेपी के विधायक हैं। चलिए विवेक का रुख करते हैं। सुबह 6 बजे से वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मतदान प्रतिशत से क्या लग रहा है विवेक, और लोग क्या कह रहे हैं? देखिए इसमें ऐसा बात करें, अगर आपने कहा भाटपार रानी, तो भाटपार रानी एक ऐसी सीट है जो पहली बार अगर जीतेगी तो भाजपा जीतेगी। आज तक इतिहास में वहां पर भाजपा का कमल नहीं खिला है। इसके अलावा जो संघर्ष वाली सीटें हैं वो पथरदेवा हैं, वहां पर 2 पूर्व मंत्री, एक मंत्री हैं तो एक पूर्व मंत्री हैं, उनके बीच संघर्ष है। सदर सीट पे भी घमासान है। बिल्कुल, वो हमने बताया ग्राफिक में। जरा विवेक जरा देखिए, वो पीछे आपके लोग दिखाई दे रहे हैं। बलिया कहाँ पे? देवरिया विधानसभा में कमल खिलेगी। मेडिकल कॉलेज और 24 घंटा लाइन हम लोगों को मिला है। इससे ज़्यादा बहुत कुछ मिला है। बुलडोजर बाबा की सरकार बनेगी और कमल खिलेगी। मेडिकल कॉलेज बनने का लाभ मिल रहा है जी। हमारे भाजपा ने बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए मेरे प्रभु भाजपा की कहाँ तक प्रशंसा किया जाए, वो प्रशंसा अधूरी रह जाएगी। प्रभु आप बताइए, आपने वोट डाला? वोट डाला है, हम तो बीजेपी को ही लाएंगे। अच्छा, बीजेपी को लाएंगे। चलिए आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि यहाँ बीजेपी से ही सरकार बनाए, क्योंकि यहाँ कुछ सही कहें, मेडिकल कॉलेज और ये जैसे ये राशन और ये सब का प्रभाव, राशन का फायदा मिलेगा। आप बीजेपी लाएंगे। आप क्या कहते हैं? बीजेपी लाएंगे। आप बताइए। बीजेपी के साथ है। हाँ तो सब बीजेपी। बाबूजी आपने वोट डाला है, बुजुर्ग हैं आप समझदारी की बात इधर आके करिए, जरा इधर आइए, हमारे कैमरे के सामने आइए। आप बताइए मुद्दे क्या हैं? जब से योगी सरकार आई है यहाँ बहुत प्रोग्रेस हुआ। तो विवेक जाहिर तौर पे जितने लोगों से बात कर रहे हैं यहाँ पे इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है बीजेपी का, लेकिन तमाम लोगों की जो प्रत्याशी हैं उनकी दिलों की धड़कन बढ़ चुकी है। अब वो जान चुके हैं कि जनता अपने मत का इस्तेमाल कर चुकी है। ये पिटारा खुलेगा और सबको पता चलेगा कि क्या खिलेगा या क्या चलेगा। चलिए हम आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, वो जगह जहां से खुद सीएम इस वक्त मैदान में है। गोरखपुर की 9 सीटों का वोटिंग प्रतिशत क्या है, 2017 से तुलना क्या कहता है? ओवर टू यू अनु। बिल्कुल स्नेहा, इस फेज का सबसे चर्चित जिला है ये गोरखपुर। 9 सीटें हैं, 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आपके सामने। यहाँ 54% मतदान हुआ है, 5 बजे तक का ये आंकड़ा है। लेकिन सीटों का हाल क्या रहा है 17 में, और 22 क्या इशारा कर रहा है ये भी आप जान लीजिए। 17 और 22 के आंकड़े आपके सामने हैं। कैंपियरगंज आप देखिए, पिपराइच देखिए, गोरखपुर शहरी देखिए, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। 51% वोटिंग हुई थी और अभी भी 51 का ही आंकड़ा है, यानी कि आंकड़े बढ़ेंगे क्योंकि अपडेटेड आंकड़े भी आपके सामने हम रखेंगे। ये अलग अलग सीटों पर क्या 17 और 22 के आंकड़े हैं आपके सामने हमने रख दिए हैं। लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण कि कांटे की टक्कर है किसके बीच में, ये भी आप जान लीजिए। यूपी के रण में सबसे हॉट सीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर सदर सीट है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें सपा की सुभावती शुक्ला और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने चुनौती दी है। और आप देखिए ये सभी दिग्गज है, कौन बाजी मारेगा जनता इसका फैसला कर चुकी है। दूसरी सीट पर बढ़ते हैं, कौन और टक्कर दे रहा है? गोरखपुर की चिल्लू पार सीट है, यहाँ महामुकाबला है। वोटिंग हो चुकी है लेकिन यहाँ 2 दिग्गजों के बीच रसूख की जंग है। एक तरफ हरिशंकर तिवारी हैं, इनके हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं विनय शंकर तिवारी, तो दूसरी तरफ हरिशंकर तिवारी को शिकस्त देने वाले राजेश त्रिपाठी भाजपा से मैदान में है। ऐसे में इन दोनों के बीच जनता ने किसको चुना है ये तो हमें 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन जनता क्या कह रही है, अब वोटिंग तो हो चुकी है लेकिन जनता ने क्या सोचकर वोट किया है ये आप जानिए स्नेहलता। बिल्कुल, पिपराइच से लेकर चिल्लू पार तक अगर देखा जाए पिछली बार तो 8 सीटों पर तो बीजेपी का कब्जा था, एक अहाता की सीट चिल्लू पार छोड़ के। नीरज का रुख करते हैं, 6 बजे से लोगों से बात कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, मतदान प्रतिशत क्या कह रहा है नीरज? लोगों से बात करिए, गोरखपुरिया क्या कह रहे हैं? देखिए स्नेहलता, हम लोग जहां पर खड़े हैं सेंट एंड्रयूज कॉलेज, आप देख सकते हैं सन्नाटा पसंद गया, लगभग सभी लोग जा चुके हैं यहाँ से मतदान करके, और जो मतदान कर्मी हैं वो अब धीरे धीरे करके वापस जा रहे हैं। 6 बजे का समय बीत चुका है, वो वोटिंग यहाँ पर लगभग पूरी हो चुकी है। और आपको बता दें
कि यहाँ पर अभी एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है जो मतदान करने के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा हो। और यही वजह कि हम बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बताइए, अगर बात करें 1 बजे से जी बिल्कुल 54% मतदान हुआ है स्नेहलता। 5 बजे तक की अगर बात करें, हालांकि 1 से 3 बजे तक का जो रुझान आ रहा था, उस रुझान में ये लग रहा था देखकर कि अचानक से ये प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ा था और ये लग रहा था कि 6 बजे तक हो सकता है कि यह आंकड़ा 65% तक पहुंच जाए, 70% तक, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 5 बजे तक 54% ही लोगों ने मतदान यहाँ पर किया है। तो लगता है 1 घंटे में ये अगर 60% का आंकड़ा पार कर ले तो बड़ी बात होगी स्नेहलता। और यही वजह है कि जो अंतिम जो 2 घंटे थे वो काफी कम वोटिंग प्रतिशत आया है और जो आखिरी 1 घंटा ये मायने रखता है कि कितने लोग बूथ तक पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। इसी पर ये तय हो पाएगा कि बिल्कुल नीरज, देखिए मतदान प्रतिशत ये बताने के लिए भी काफी है कि कितने लोगों ने, किसके समर्थकों ने ज्यादा आगे बढ़कर के वोटिंग की है। अब चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुशीनगर की। बड़ी चर्चित सीट आप जानते हैं फाजिल नगर है और इसके अलावा महाराजगंज, यहाँ मतदान प्रतिशत क्या कहता है, उनकी तुलना 2017 से की जाए वो क्या पता चलेगा, अनु बताएंगी। ओवर टू यू अनु। बिल्कुल स्नेहा, कुशीनगर और महाराजगंज दोनों जिलों का हाल आपको बताएंगे। सबसे पहले कुशीनगर की बात, 7 सीटें हैं, 5 बजे तक 55% मतदान हो चुका है, ये आंकड़ा आपके सामने है। लेकिन क्या कहता है कंपैरिजन, 17 और 22 के आंकड़े तो जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पिछली बार खड्डा में जहां 63% मतदान हुआ था, अभी तक 55 की ये सीटें आप देखिए, खड्डा, पडरोना, तमकुही नगर, फाजिल नगर, कुशीनगर, ये सीटें और 22 का यहाँ आंकड़ा आप देख सकते हैं बढ़ेगा। ये 5 बजे तक के मात्र आंकड़े हैं और बाकी की बची हुई सीटों पर भी नजर डालिए। हाटा है और साथ ही रामकोला है, यहाँ के आंकड़े भी बढ़ेंगे। लेकिन टक्कर किसमें है? कुशीनगर जिले की सबसे हॉट सीट फाजिल नगर विधानसभा, जहां से पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की साख दांव पर लगी है, जो पडरोना से मौजूदा विधायक भी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को 2 बार चुनाव जीतने वाले गंगा कुशवाहा के बेटे सुरेंद्र कुशवाहा ने चुनौती दे रखी है। अब देखना यह है कि जनता किस पर प्यार बरसाती है, किस पर ये प्यार लुटाती है। और चलिए कुशीनगर की ही तमकुही राज सीट पर यूपी कांग्रेस के कद्दावर नेता और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की साख दांव पर है। इनका सीधा मुकाबला भाजपा के असीम कुमार से है और सपा के उदय नारायण गुप्ता से। अब देखना होगा कि जनता किसका विजय तिलक यहाँ करती है। ये कुशीनगर की सीटें आपने देखी, लेकिन महाराजगंज की सीटें क्या कह रही हैं, कितना वोटिंग परसेंटेज हुआ जान लीजिए। 5 बजे तक यहाँ 57% मतदान अभी हो चुका है। आंकड़े बढ़ेंगे क्योंकि 6 बजे का अपडेटेड आंकड़ा अभी एबीपी गंगा पर ही आप देखेंगे। लेकिन अब जान लीजिए इन सीटों का कंपैरिजन 17 के मुकाबले कैसा रहा है। सीटें देखिए आप, फरेंदा, नौतनवा है, सिसवा है और ये बाकी सीटें, और इसके अलावा 22 के आंकड़े आप देख लीजिए। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं किस मूड में आकर मतदाताओं ने यहाँ वोट कास्ट किया है। और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी ये बात है कि आखिर कांटे की टक्कर किन लोगों के बीच में है। तो ये आप देख लीजिए, ये 2 मुख्य चेहरे हैं। महाराजगंज जिले की नौतनवा सीट पर सभी की निगाहें हैं। यहाँ 2 बड़े चेहरे आमने सामने हैं। ये चेहरे हैं, पिछली बार निर्दलीय जीते थे अमनमणि त्रिपाठी, और अब अमनमणि त्रिपाठी बसपा से मैदानी जंग में दिखे हैं। पूर्व विधायक कुंवर कौशल सिंह सपा से ताज फूंकते नजर आए हैं। इस सीट पर सपा और बसपा के बीच सबसे बड़ी कांटे की टक्कर है, लेकिन इस पर क्या जनता कह रही है, ये जानने के लिए रुख करेंगे स्नेहा का। बिल्कुल, मुन्ना सिंह या फिर अमनमणि, कौन जीतने की कगार पे, किसके समर्थकों ने झूम कर वोटिंग की? जमीन पर हमारे सहयोगी बलराम मौजूद थे, उन्होंने लोगों से खूब बातचीत की है। सुबह 6 बजे से लगातार आप तक रिपोर्ट पहुंचाई है। बताइए क्या लग रहा है बलराम, लोगों से बातचीत करके किसके समर्थकों ने दिल खोल करके वोटिंग करी है? बिल्कुल स्नेहलता, अगर हम महाराजगंज की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभाएं हैं। 2 विधानसभाओं पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसमें नौतनवा विधानसभा है, जहां से जो बाहुबली और पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी हैं, उनके बेटे अमनमणि त्रिपाठी चुनाव मैदान में है बहुजन समाज पार्टी की टिकट से, और निर्दलीय भी वो चुनाव जीत चुके हैं और वर्तमान में विधायक भी हैं। लेकिन जी जो जनता हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार आप लोगों ने किन मुद्दों पर मतदान किया और क्या वजह रही मतदान की। राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, हिंदुत्व के मुद्दे पे मैंने अपना मत दिया। आप बताइए, आप क्या कहें? विकास, हमारा जो मेन मुद्दा है वही विकासवाद और बेरोजगारी को कम करने के लिए हमने अपना वोट आज राष्ट्र के नाम अपना वोट दिया।
आप बताएं, आप क्या कहेंगे? कौन से मुद्दे थे जिन्हें ध्यान में रखकर आज मतदान किया? सुशासन के आधार पर योगी और मोदी की जो नीतियां हैं और आम जनता तक वो पहुंची हैं, चाहे वो भोजन खाद्यान्न का मामला हो, चाहे उन्हें जो है रोजगार के लिए हो, चाहे वो गैस सिलेंडर का मामला हो, विशेष रूप से ये सारी जो योजनाएं हैं केंद्र योजनाओं का लाभ मिला तो मतदान किया। आप बताइए। देखिए, राष्ट्रवाद, विकास, सुशासन, इन सारे मुद्दों को देखते हुए हम लोगों ने मतदान किया है और मोदी और योगी की सरकार। क्या गोरखपुर की हवा महाराजगंज में भी आ गई है क्या? जी जरूर, ये योगी जी का क्षेत्र है उनका और वहाँ की हवा यहाँ है, पूरे प्रदेश में फैली हुई है। आप बताएं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, भाई साहब ने जो कहा बिल्कुल सही है, वहाँ की हवा यहाँ भी है और योगी सरकार जो है। अच्छा, आप बताइए, कमल खिलेगा या साइकिल या फिर हाथी दौड़ेगी? फिर एक कमल खिलेगा, फिर एक कमल खिलेगा। आप बताएं, आप क्या कहेंगे? आप बड़ी देर से खड़े हुए हैं। बढ़िया है सर, जैसे हम लोग जो है विकास के नाम पे दिए वो। देखिए, खुल के बोलिए, क्योंकि अब मतदान खत्म हो चुका है महाराजगंज में, और महाराजगंज की जनता क्या चाहती है वो खुल के बोले। किन मुद्दों पे मतदान किया बाबूजी? विकास सुरक्षा के नाम पर मतदान। ठीक है महाराजगंज के 6 क्या बजे तक चाहते तो चुप हैं, रहे। खोल करके बताने की कोशिश तो है, बाकी जनता ने क्या चाहा है 10 तारीख को क्लियर हो जाएगा। और क्लियर हो जाएगा बस्ती की 5 सीटों का हाल, मतदान प्रतिशत से क्या इशारा मिल रहा है ये भी हम बताएंगे। हमारे तमाम सहयोगी सुबह से लगातार आप तक तमाम जरूरी चीजें पहुंचा रहे हैं, वो जानकारी आपके लिए जरूरी है, हम देते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए दीपिका के साथ। तो चलिए, हम लगातार आपको समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मतदान प्रतिशत हमारे साथ है और 2017 से तुलना करें तो क्या चीजें निकल करके आती हैं। अब बारी है बस्ती की, जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था 5 सीटों पर। मतदान प्रतिशत और तुलना, ओवर टू यू। बिल्कुल स्नेहा, वोटिंग खत्म हो चुकी है। 5 सीटों पर शाम 5 बजे तक का यह आंकड़ा है। बस्ती का 54% मतदान हुआ है, लेकिन 2017 के मुकाबले यह आंकड़ा क्या कहता है, एक एक सीट का आंकड़ा आपको बताएंगे। 2017 की ये सीटें आप देखिए और 2022 से उसका कंपैरिजन भी देखिए। हरैया का देखिए, कप्तानगंज, रुधौली और बस्ती सदर और साथ ही महादेवा का ये आंकड़ा देखिए, जहां 58, 58, 54, 59, 58 और ये 22 का आंकड़ा है, 53, 57। लेकिन बढ़ेगा आंकड़ा क्योंकि 5 बजे तक का ये मात्र आंकड़ा है। लेकिन सबसे जरूरी, इस जिले में कौन सी हॉट सीट रही है? बस्ती की हरैया सीट पर भाजपा सपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। 15 सालों तक विधायक रहे पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह ने पिछली बार मोदी लहर में सीट गंवाई और भाजपा के अजय सिंह विधायक बने। इस बार राजकिशोर सिंह के लिए दोबारा दबदबे का सवाल रहा है, तो अजय सिंह के सामने सीट बचाने की चुनौती रही है। तो ये आप देखिए, ये वो तो कद्दावर नेता है, लेकिन किसे जनता ने चुना है, क्या जनता के मुद्दे रहे हैं, ये जानने के लिए स्नेहलता का रुख करेंगे। बिल्कुल अनु, और हम रुख करेंगे रतीश का, क्योंकि उनसे हमें पता चलेगा भाई कि किसके समर्थकों ने दिल खोल करके वोटिंग की है, झूम करके वोटिंग हुई है, या फिर मतदान प्रतिशत रह गया है थोड़ा कम या ज्यादा, क्या है वहां के लोगों के मुद्दे। रतीश। बिल्कुल, देखिए, अगर बस्ती की बात की जाए तो 54% 5 बजे तक मतदान हुआ और 56% पिछली बार यानी 2017 में परसेंटेज था, यानी सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन बिना वक्त गवाए मतदाताओं से बात करें, क्योंकि मतदान खत्म हो चुका है और मतदाताओं ने क्या मुद्दों पर वोट किया उनसे बात कर लेते हैं। बताइए क्या मुद्दे रहे आपने? विकास मुद्दा रहा। पिछले 5 सालों में सरकार ने हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, एम्स खोला, फर्टिलाइजर खोला और तमाम तरह के रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। और कोरोना जैसी भीषण बीमारी में जब पूरा विश्व तबाह था, उस समय सरकार ने दवाई, ऑक्सीजन। ठीक, आप बताइए क्या मुद्दे रहे? यहाँ पे उस पिछली सरकार से अच्छा काम हुआ। मुद्दा क्या था, क्या मुद्दे पे वोट डाला? हम तो नहीं क्लियर है, आप बताइए किन मुद्दों पर वोट डाला? विकास, कानून व्यवस्था और रोजगार। मेडिकल कॉलेज खुला, जिससे हम लोगों की सर्विस वहीं काटे मेडिकल कॉलेज में। आप बताइए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आप, बताइए। आज जो मतदान यहाँ हुआ है, खासकर बस्ती में, तो स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा 3 मुद्दों पर बस्ती की जनता ने मतदान किया है। और पूर्व सरकारों में सीटें बचा ले जाएंगे 5 की 5 सीटें और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी बहुमत। आप बताइए भाई साहब किन मुद्दों पे वोट डालें? महंगाई और बेरोजगारी। जी। आप बताइए, मुंबई से आए हैं वोट डालने? आगे आइए थोड़ा सा। हाँ, क्या मुद्दे रहे आप? हमारी ये महंगाई बेरोजगारी है। मुंबई से डालने आए हैं आप आइए। वही हमारा भी है। मैं मुंबई से आए? जी जी। किन मुद्दों पर वोट डाला है आपने? महंगाई, बेरोजगारी सर। परेशान कर रही है काफी ज्यादा। चाचा आप आगे आइए, चाचा आगे आइए।
ये मेरे चचा मोहम्मद इस्लाम नाम है। ये मेरे चचा, इनका नाम मोहम्मद इस्लाम है। ये सुबह 7 बजे जब वोट मारने आते हैं तो इनको अधिकारी ये कह के वापस कर देते हैं कि आपका वोट 7 दिन पहले बैलेट पेपर से पड़ चुका पड़ चुका। उसके बाद फिर 11-12 बजे आते, फिर कहते हैं आपका वोट पड़ चुका है, फिर वोट नहीं पड़ पाया कुल मिला के। अच्छा, आप बताइए क्या मुद्दे रहे आपके? बेरोजगारी और महंगाई। आपके? वही बेरोजगारी, महंगाई, गुंडई। बेरोजगारी, महंगाई, गुंडई, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं। मतदान का जो प्रतिशत रहा है बहुत ही निराशाजनक रहा है, क्योंकि मेरी ड्यूटी लगी थी और हम लोगों ने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया और हाँ, मतलब जो औसत मतदान हुआ है वो 50-51% हुआ, जब ड्यूटी लगी हुई थी इनकी और इसलिए निराश भी है कि मतदाताओं का इंतजार करते रहे लेकिन मतदाता नहीं आए। लेकिन जो मतदाता आए उन्होंने अपने साफ तौर पर विकास के मुद्दे बताए, शिक्षा, समझा जाता है कि क्या लोगों ने सोचा कि भाई एक जो सत्ता में है वही वापस आएंगे तो हम क्यों वोट करें, वो बैठे रह गए, या फिर किसी के समर्थकों ने कहा कि हमें बदलाव चाहिए। ये तमाम चीजें अब वक्त के पेट में है, कयास लगाते रहेंगे, जनता अपने मुद्दे बताती रहेगी। लेकिन हमारे हाथ में क्या है जी, वो है आंकड़े, मतदान प्रतिशत, उसमें बदलाव होगा, उसकी जानकारी भी आपको एबीपी गंगा पर मिलेगी। लेकिन अब जरा हम बात कर ले बलरामपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर। देखिए इन क्षेत्रों पर बीजेपी का असर खूब दिखाई दिया था 17 में, लेकिन अभी मतदान प्रतिशत किस तरफ इशारा करता है ये हमें बताएंगी अनु। ओवर टू यू। बिल्कुल स्नेहा, जानकारी ज्यादा है, समय कम है, जल्दी से इन तीनों जिलों का हाल क्या कहता है। 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज, शुरुआत बलरामपुर से, 4 सीटें हैं। 5 बजे तक 48.41% वोटिंग हुई है, कम है, कंपैरेटिवली बहुत कम हुई है। और देखिए कंपैरिजन जान लीजिए इन सीटों पर 2017 और 22 के आंकड़े क्या कहते हैं। 17 पहले तुलसीपुर देखिए और आप देख रहे गेंसरी देखिए, उतरौला देखिए, बलरामपुर देखिए और यहाँ आ जाइए 22 की तरफ। 22 के आंकड़े क्या कह रहे हैं ये आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कांटे की टक्कर इस जिले में किन सीटों पर है। ये सबसे पहले देखिए, अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित बलरामपुर सदर सीट पर कांटे की लड़ाई है। यहाँ मौजूदा भाजपा विधायक और राज्य सरकार में मंत्री हैं पलटू राम, उन्हें सपा के जगराम पासवान ने चुनौती दी है। लेकिन यहाँ के 4 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने किसके नाम पर मोहर लगाई है ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। हालांकि इन दोनों दिग्गजों के बीच जानकारों ने महामुकाबला बताया है। जल्दी से रुक करेंगे अब सिद्धार्थ नगर का। 5 सीटें हैं, यहाँ का वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए। 5 बजे तक का 49.83% रहा है मतदान, लेकिन 6 बजे के अपडेटेड आंकड़े रखेंगे। लेकिन उससे पहले 17 और 22 का कंपैरिजन जल्दी से जान लीजिए। ये तमाम सीटें आप खुद देख पा रहे हैं और आप खुद तुलना करेंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे कि पहले के मुकाबले ज्यादा वोटिंग हुई या नहीं, उसके लिए इंतजार करेंगे 6 बजे तक के आंकड़ों का। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कंपैरिजन उन सीटों का, उन नेताओं का, प्रत्याशी का, कांटे की टक्कर कहां है। सिद्धार्थ नगर की 82 सीट पर 7 बार के विधायक और इलाके में राजा साहब के नाम से मशहूर है मौजूदा मंत्री जयप्रताप सिंह, इनकी साख दांव पर लगी है। 1989 से वो सिर्फ 2007 में ही चुनाव हारे थे। हालांकि सपा के नवीन बासी ने इस बार उन्हें कड़ी टक्कर दी है। अब देखना होगा कि मंत्री जी की कुर्सी बचेगी या नहीं। और चलिए इसी जिले की इटवा सीट है, यहाँ भी संग्राम देखने लायक है। एक तरफ 6 बार के चुनाव जीत चुके सपा के माता प्रसाद पांडे ने हार का इंतकाम लेने के लिए ताकत झोंक दी है, तो वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री और पहली बार के विधायक सतीश द्विवेदी ने भी अब कुर्सी बचाने के लिए पूरी जोर आजमाइश की थी। अब दोनों के मुकाबले कांटे की टक्कर रखी है दोनों के सामने, लेकिन ईवीएम पर किसका जादू चला है ये देखना होगा। रुक करेंगे संत कबीर नगर का, यहाँ की 3 सीटें हैं। 5 बजे तक का वोटिंग आंकड़ा आपके सामने, 51.14% मतदान हुआ है 5 बजे तक का। 6 बजे का आंकड़ा बताएंगे, लेकिन उससे पहले 17 और 22 की टैली देख लीजिए। ये सीटें हैं, यहाँ देखिए 51, 52, 56, 50 है, 52 है, 53 है, आंकड़े बढ़ सकते हैं। लेकिन संत कबीर नगर की धनघटा सीट पर नजर डालिए, यहाँ सपा प्रत्याशी ने फिर से दबदबा बनाने के लिए ताकत झोंक दी। 5 बार से सपा के खाते में रही इस सीट पर मोदी लहर में पिछली बार भाजपा ने कब्जा जमाया था और अब यहाँ भाजपा के गणेश चौहान है और सपा के अलगू चौहान है। इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। इस बार यहाँ किसका खाता खुलेगा, कौन जनता को पसंद आए, ये 10 मार्च को पता चलेगा। भाजपा ने सिटिंग विधायक और राज्य मंत्री राम चौहान का टिकट काटा था यहाँ, लेकिन जनता ने क्या सोचकर वोट डाला है, स्नेहलता आप पूछिए। बिल्कुल, और ये पूछना बहुत जरूरी है। जब अब ये आंकड़े हमारे सामने हैं तो समझिए कहीं कम वोटिंग का इशारा ये तो नहीं कि लोग आराम से बैठे रहे कि जो सत्ता में है चल रहा है चलने दो जी, या फिर लोगों ने उठ करके कहा नहीं हमें तो बदलाव चाहिए, या फिर मतदान प्रतिशत वैसा का वैसा क्या है, ये अंडर करंट है या कोई लहर है।
नोटिस किया जो सुबह से वोटर से बात कर रहा है। मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी हैं और इन तीन जिलों की सीटों की बात कर ले मोइन, तो देखिए ना अंबेडकर नगर में अगर देखते हैं ये तमाम सीटों को तो बीजेपी का प्रभाव खूब दिखाई दिया है। वोटर्स क्या कहे, क्या समझ आए आपके? देखिए, अगर अंबेडकर नगर की बात करें तो यहाँ मतदाताओं ने जमकर वोट बरसाए हैं। फर्स्ट डिवीजन में यहाँ के वोटर्स पास हुए हैं, 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। हालांकि अभी अंतिम आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन मुद्दे क्या रहे हम उस पर बात कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बताइए, आप युवा हैं, किन मुद्दों पर अंबेडकर नगर के लोगों ने मतदान किया? मुद्दा ये है अंबेडकर नगर का कि जो है वोट इतना आज कटा है कि हम लोग वहाँ पे थे बूथ पे, ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में जो है सबका वोट कटा है। नहीं, जो कटा नहीं, जिनका वोट रहा है वो बताइए, उन्होंने किन मुद्दों पर आप लोगों ने बताया? बेरोजगारी पहला चीज, और शिक्षा, और जो है क्या नाम है गुंडा राज, पहला ये सब। बताइए, 2017 का इतिहास दोहराया जाएगा क्या अंबेडकर नगर में, या बदलाव? जी नहीं, अंबेडकर नगर में कमल ही खिलेगा, बदलाव होगा। बसपा यहाँ से पूरी तरह साफ हो चुकी है, कमल यहाँ। बताइए क्या कहना आपका? बदलाव हो रहा है सर, पूरे प्रदेश में बदलाव हो रहा है। इस तरीके का बदलाव हो रहा है कि अब की बार सरकार की बदलाव हो रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और महंगाई पे सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जनता इसी पे अब की बार वोट कर रही है और पूरी बहुमत में समाजवादी सरकार आ रही है। सुरक्षा के मुद्दे पर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे नागरिक अपने देश में छोड़िए, दूसरे देश में भी इतने सुरक्षित हैं कि वहाँ से अपनी सरकार 4-4 देशों से सबको इवैक्यूएट करके लेकर चले आ रही है बड़ी आसानी से। 17,000 छात्र अभी हमारे देश में नहीं आ पाए हैं, इसका भी उदाहरण है अभी 17,000। सर, धर्म के नाम पे मैंने वोट किया है जी, धर्म के नाम पे। उस काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार कराया गया, अब नहीं 11वीं शताब्दी में राजा हरिश्चंद्र ने उसको बनवाया था। ये लोग जो है केवल विपक्ष वाले हैं, केवल आरोप। यहाँ पर विकास और बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट हो रहा है, ना कि मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके वोट हो रहा है। एक छोटे छोटे गाँव में स्टेडियम और खेल ग्राउंड खोलने की योजना है क्या सपा गवर्नमेंट? कोरोना के बारे में इतना घोटाला हुआ दोनों सरकारों में कि जो जिनका सेकंड डोज नहीं लगा उनका भी फर्जी क्या नाम है OTP के द्वारा आ जाता है और आपके पास मार्कशीट उसकी आ जाती है, लिस्ट पूरी आ जाती है। इस बार समाजवादी पार्टी का खाता यहाँ खुलेगा या नहीं? पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे कोई वोटिंग नहीं हुई है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नाम पे जो है वोटिंग हुई है। आप बताइए क्या कहना है, किन मुद्दों पर? यहाँ पर विकास के मुद्दों पर मतदान हुआ। अब की देखिएगा होली 17 तारीख को, मगर हम सब 10 तारीख को होली मनाएंगे। अंबेडकर नगर का हाल देखिए, वहां पर मामला त्रिकोणीय होगा ये भी नहीं समझ में आ रहा है। जिसे लोगों ने जिताया वो बसपा पे थे, 2 बड़े नाम बसपा छोड़ के साइकिल पे आ गए। अब वो उनका नाम चलेगा, मौजूदा सरकार का काम चलेगा या फिर साइकिल की हवा चलेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और तमाम सीटों पर हमारी नजर इस तरीके से बनी है। ग्राउंड रिपोर्ट आप तक लगातार पहुंचा रहे वक्त एक छोटा सा ब्रेक का है, चल लौटे। तो देखिए, छठे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। विजय तिलक किसके माथे पर होगा अब ये 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन रणभूमि में योद्धाओं की परफॉर्मेंस के बाद अब जब गेंद जनता के पाले में है, वोटिंग खत्म हो गई है, मतदान प्रतिशत के क्या मायने हैं ये हम आपको समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम रुक करते हैं सीधे विवेक का देवरिया से, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लगातार लोगों से बात की है। विवेक, अब जब मतदान खत्म हो गया है, लोग खुल करके बता सकते हैं, पूछिए जरा क्या सोच समझ के वोट किया है आज? स्नेहलता, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जब चुनाव की बात आती है तो लोग भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा करने लगते हैं, मुद्दे की बात कोई नहीं करता। अभी हमने कई लोगों से बात की, मुद्दे की बात यहाँ भी कई लोगों ने नहीं की, सपा भाजपा करते रहे। लेकिन ये नए वोटर हैं, पहली बार इन्होंने वोट डाला है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मयंक कौशिक है। मुद्दे की बात बताइए, क्या है? पार्टी छोड़िए। मुद्दे में सर सुरक्षा है। सुरक्षा के मामले में देख रहे हैं कि 5 साल में कोई दंगा नहीं। मुख्तार अंसारी जैसे गुंडों का क्या हाल हुआ है। स्वास्थ्य के मामले में देखिए, 5 साल में मेडिकल की सीटें 1200 से 5200 हो गई हैं। और एम्स है गोरखपुर का, यहाँ देवरिया का मेडिकल कॉलेज है। बिजली देखिए, 24 घंटे बिजली मिल रही है। सड़कें देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखिए। और सरकार की एक जो चीज़ है वो छवि खराब करी है, वो सिर्फ पेपर लीक का मामला है। पेपर लीक का मामला है, आप क्या कहें? जैसे यहाँ पे जो कुछ भी हो, सरकार किसी की बने, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये बहुत जरूरी है। आज के जो युग में जो मूलभूत आवश्यकता है, लोगों को रोजगार, व्यापार, ये मिले, इसके लिए कुछ सरकार को ऐसा सोचना चाहिए जो छोटे छोटे रोजगार को उद्योग मिले, लोग अपने कुछ रोजी रोटी से लगे रहें। और बाकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। आप कुछ कहना चाहते हैं?
बुनियादी शिक्षा की जो व्यवस्था है एकदम लचर हो गई है, बहुत कमज़ोर हो गई। प्राथमिक शिक्षा बिल्कुल कमज़ोर हो गई है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। जो नौजवान हमारे पलायन कर जा रहे हैं रोजगार के तलाश में, जो फैक्ट्रियां नहीं है देवरिया के अंदर, इस जिले के अंदर, ये सबसे बड़ी चुनौती की बात है। इस पर ध्यान सरकार को देना चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इस पर नौजवानों को भी और ये समझ कर वोट करना चाहिए कि कौन सरकार आएगी तो रोजगार दिलाएगी, फैक्ट्रियां लगवाएंगी और शिक्षा की बुनियाद बिल्कुल ये। जी सर, यहाँ पे सबसे बड़ी वो अगर सुरक्षा की बात करें तो है, लेकिन जो महंगाई बढ़ गई बहुत ज़्यादा, पेट्रोल के दाम चाहे डीजल के दाम, एलपीजी सिलेंडर बढ़ गया। अभी सुनने में आ रहा है कि 10 मार्च से डीजल के दाम फिर से बढ़ जाएंगे, पेट्रोल के दाम फिर से बढ़ जाएंगे। महिलाएं भी हैं साथ में, आप बताइए क्या मुद्दा है देवरिया में? क्या बताएं आपने वोट डाला है ना? वोट डाला है? हाँ, डाला है। जब वोट डालने गई तो दिमाग में क्या था? हमारा दिमाग में यही था कि हम महंगाई कम होके हम लोग सुरक्षित रहे। आटा, दाल, तेल, चावल, मंजन सबसे परेशान है। हाँ, सब परेशान है, सब महंगाई है। हम चाहते हैं कि सरकार थोड़ा और महिलाएं हमारे साथ बताइए। हमें रोजगार और सुरक्षा बहुत जरूरी है, और मतलब जब से बीजेपी आई है तब से महिलाएं बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये देखिए, आप बताइए क्या इनका कहना सही है? जी, महंगाई चरम सीमा पर है, रोजगार नहीं है, ये सब दिक्कत है, पब्लिक को कोई सुरक्षा नहीं है। यही देखिए विवेक, आपने बात की और दो चीजें साफ हो गई। महिलाएं महिला सुरक्षा का जिक्र कर रही हैं, बगल में जो पुरुष हैं वो रोजगार की बात कर रहे हैं, और कुल मिला के इसे ही देख करके लगता है कि चुनाव में कभी भी जो परिणाम है वो किस तरफ जाएगा ये कोई भी नहीं समझ पा रहा है। ऐसी ही जमीनी हकीकत आप सभी ने दिखाई। सुबह 6 बजे से लगातार हमारे तमाम सहयोगियों ने ये तस्वीर आप तक पहुंचाई है, लोगों की बात आप तक रखी है। मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी, आपका शुक्रिया। विवेक शुक्रिया, और हमारे तमाम जो सहयोगी जिन्होंने सुबह से हमें ग्राउंड रिपोर्ट करके आप तक पहुंचाने में मदद की है। मेरी सहयोगी अनु जिन्होंने डेटा सेंटर से आपको हर एक आंकड़े और उसके तुलना को सामने रख करके दिया, और आप सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया। विजय तिलक के जरिए इसी तरीके से हम आप तक चुनाव की सबसे तेज और अच्छी कवरेज पहुंचाते रहे।